This is Business Plus and you're watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान पे। नाज़रीन, कैपिटल मार्केट किसी भी मुल्क में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उनको अपने फ़ंड रेज़ करने के लिए अपनी इक्विटी के अलावा या तो बैंक से लेना पड़ता है पैसा, या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से पैसे लेने पड़ते हैं फ्रॉम द पब्लिक। पाकिस्तान में इक्विटी मार्केट की तारीख ये है कि ये बहुत ज़माने तक बहुत ही डिप्रेशन में रहा। 1000 के लेवल पे ये ट्रेड होता रहा और उसके बाद 2000 ये बीच में जो हमारा पीरियड गुजरा 7-8 का, इसमें तरक्की हुई। 15,500 तक ये कराची की मार्केट मिसाल के तौर पे चली गई। उसका 2008 के बाद ये गिरना शुरू हुआ तो ऐसा गिरा कि बहुत नीचे आया और फिर जो है वो अब 11,500 के करीब पे है। लेकिन इस दौरान इसकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत गिर गई और साथ साथ जो दूसरे कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं लाइक IPOs, बॉन्ड्स की इजरा वगैरह जो है ना बहुत ही बिल्कुल ही कम हो गई है। एकदम ऐसी सूरत हो गई कि बहुत बड़े बड़े जो हाउसेस थे जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांच नेटवर्क्स वगैरह क्रिएट किए थे वो बंद होते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनका नाम है सज्जाद ऐसे मनकानी साहब, जो आइकॉन कैपिटल मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और नॉमिनी डायरेक्टर भी हैं। मनकानी साहब इससे पहले एक बहुत बड़े इदारे BMA के भी बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव रहे हैं। मनकानी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मनकानी साहब, ये जो हम आज 2012 में बैठ के बात कर रहे हैं, बड़ी डिप्रेसिंग सी आपके इंडस्ट्री के लिए बात है। ये बीच में काफ़ी ग्रो हुई और अब काफ़ी नीचे चली गई। इसके क्या बड़े बड़े वजूहात देखते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से इसके सिलसिले में जो सबसे बड़ी वजह है वो गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड ये है रहा है कि इस मार्केट को फलने फूलने के लिए एक शॉर्ट पीरियड आया जिसमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट दी गई। अदरवाइज मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की टोटली नेग्लिजेंस रही है। और जब ये देखा गया कि मार्केट काफ़ी अच्छी हो गई है तो अचानक जो है मार्केट के ऊपर जो है इस तरीके से अटैक कर दिया गया कि जो है मार्केट से जो है मार्केट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया जाए, मार्केट के अंदर CVT भी लगा दिया जाए, मार्केट के अंदर विथ होल्डिंग टैक्स भी लगा दिया जाए, मार्केट में PTR भी लगा दिया जाए। हर किस्म के टैक्सेस लगाकर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को जो है डिस्करेज किया गया। तो ये चीज़ें जो फैक्टर थी, क्योंकि मार्केट बड़ी वॉलेटाइल चीज़ है, इसके अंदर अच्छे दिन आते हैं तो साथ ही साथ जो है बुरे दिन भी। मार्केट की ऊंच नीच जो है ये मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मार्केट के अंदर ऊपर जा सकती है, अगर मार्केट से ऊपर रही है तो वो वापस नीचे भी आ सकती है। तो सिर्फ इंडेक्स को मार्केट के ऊपर जाने को या इंडेक्स को एक मेयार समझ लेना कि इसकी वजह से लोगों के पैसे बहुत बन गए, ऐसा नहीं होता है। पैसे सिर्फ उस सूरत में बनते हैं जब मार्केट के अंदर एक टर्नओवर होता है और मार्केट के अंदर ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोग मार्केट के अंदर पैसे बना रहे होते हैं, कुछ लोग लूज़ भी कर रहे होते हैं। तो मार्केट में हर वक्त हर कोई पैसा नहीं बना रहा होता, लेकिन मार्केट को समझा नहीं जाता और मार्केट के बारे में जो लोगों के परसेप्शंस और व्यूज़ जो हैं, जो लोग नहीं काम करते हैं वो उसके बारे में मार्केट के परसेप्शन और व्यूज़ बना लेते हैं। प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों ने मार्केट के अंदर काम किया होता है। वैसे भी अगर हम अपनी इन्वेस्टर लिस्ट देखें, CDC के अंदर इन्वेस्टर लिस्ट देखें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोगों के यूआईन देखें, तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारी मार्केट के अंदर बिल्कुल तकरीबन पार्टिसिपेशन अच्छे दिनों में भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्या ये मेरे इंप्रेशन सही है कि सिर्फ 8 लाख लोगों तक के इक्विटी अकाउंट्स हैं? जी बिल्कुल, 17-18 करोड़ की आबादी में। जी 17-18 करोड़ की जितने एडवांस मुल्क है वहाँ कोई भी बच्चा 18 साल का जब होता है बैंक अकाउंट खोलता है तो इक्विटी अकाउंट जरूर खोलता है। जी बिल्कुल, चाहे वो एक ही पेप्सी कोला का शेयर खरीद के बैठा हुआ हो, लेकिन खरीदता जरूर है और खरीदता रहता है पूरी जिंदगी। जी, न सिर्फ शेयर खरीदते हैं बल्कि साथ ही साथ उनके यहाँ जो है एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप होती है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो होती है उसको इनकरेज किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है टैक्स इंसेंटिव इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, या रिटायरमेंट की सूरत में या टैक्स इंसेंटिव की सूरत में, जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड जो आके मार्केट के अंदर बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जो शुरू का अगर हम पीरियड देखें मार्केट की, अगर हम तकरीबन अर्ली 90s तक देखें तो मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन थी वो सिर्फ NIT और ICP की हद तक महदूद रही थी। उसके बाद अर्ली 90s के बाद तकरीबन 95-96 तक जो है फॉरेन इन्वेस्टर
को मार्केट में अलाउ किया गया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा चंक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन शुरू हुई। उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ देखा यह गया है कि वो जिस तरीके से तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से वो मार्केट के अंदर से निकलते भी हैं। जब इंटरनेशनल हालात ख़राब होते हैं तो कंट्री फंडामेंटल्स देखे बगैर सारी दुनिया से अगर निकल रहे होते हैं तो वो एक और मुल्क के अंदर से भी एग्जिट कर जाते हैं, बजाय इसके कि ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या आगे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये बदकिस्मती रहती है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ साथ। आज तो 97-98 में हमने देखा कि हमारे मुल्क से काफ़ी फॉरेन आउटफ्लो शुरू हो गया, बल्कि 96 से ही शुरू हो गया। एटॉमिक जो है ब्लास्ट जो है वो एक फर्दर बहाना बन गया था। उसके बाद फिर हमने 2001 से जो सितंबर 11 के बाद जो सिचुएशन शुरू हुई उसमें हमने मार्केट के अंदर एक जो है मार्केट में नई लहर देखी। पाकिस्तानी का बहुत बड़ा रोल था उसमें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा रोल था। 2005-6 के बाद फॉरेनर्स का भी रोल आया मार्केट के अंदर, और ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था उसका भी बड़ा रोल रहा था उसके अंदर। उस ज़माने में इंटरेस्ट रेट जो है, आईपीओस बहुत आया करते थे जी, ज़्यादा आईपीओस उस ज़माने में भी आईपीओस तो आते थे, लेकिन ज़्यादा आईपीओस उस ज़माने में गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट से काफ़ी पैसा रेस किया था। हाँ, आपने देखा होगा कि ओजीडीसी, पीपीएल, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो काफ़ी शेयर्स जो गवर्नमेंट के पास इवन प्राइवेट कंपनीज की होल्डिंग पड़ी थी वो भी उन्होंने सेल करके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चंक उस ज़माने में जो है ना रियलाइज जो है ना पैसा रेस किया। कंपैरेटिवली अभी भी हमारी मार्केट से लोगों का जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसकी पार्टिसिपेशन न सिर्फ ये एज एन इन्वेस्टर बल्कि एज ए मार्केट के अंदर जो इक्विटी लिस्ट करने में या इक्विटी के अंदर जो है बोरो करने में जो इंडस्ट्रीज़ का है वो भी बड़ा कम रहा है उनका रोल। और ये चीज़ ये बात क्या सही है कि ये जो आपने 2005 वाला के पीरियड बताया, जब आपने देखा कि पीपीएल, पीओएल, ओजीडीसी और हबीब बैंक वगैरह मार्केट में आए और ये रेगुलर डिविडेंड वगैरह देने लगे। इससे पहले जो हमारी और इंडस्ट्रीज़ थी, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा सेक्टर है इस मुल्क में 70% जो एक्सपोर्ट, ये लोग कभी डिविडेंड वगैरह नहीं देते थे। इसी वजह से मार्केट में बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटरेस्ट हुआ। जी, बदकिस्मती से मेरे ख्याल से जो हमारी यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर ने कंपनीज लिस्ट कराई हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल्स का रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ओवरऑल आप कुछ चंद लोगों को छोड़कर एक बड़ा जो ग्रुप, बड़े ज़्यादातर लोग जब इक्विटी मार्केट में लिस्ट कराते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि कैसे किन चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर आगे जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा और किस वजह कौन सी ऐसी वजूहत होंगी कि शेयर प्राइसेस जो है इम्प्रूव हो जाएं और उसके बाद वो फर्दर जो है मार्केट से कैपिटल रेज करने के काबिल हो सकें। ये बड़ी बदकिस्मती रही है हमारी मार्केट में, लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। वो आज भी देखिए मलकानी साहब, जितने शुगर फैक्ट्रीज है काफ़ी हैं हमारे, जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किसी सबके शेयर्स की वैल्यू बहुत कम है। जी, शेयर की वैल्यूज भी कम, देखिए शेयर्स की वैल्यू कम होने का वजह भी यही है कि अगर आप देखा जाए लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट लूज कर दिया है इन कंपनीज के अंदर, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कंपनीज एक्चुअल में इतनी कम नफ़े वाली कंपनीज नहीं है, आते हैं लेकिन वो अपने पास नेचुरली लोग जानते हैं जिन स्टेज के ऊपर ये कंपनीज लगी थी इनमें से बहुत सारी कंपनीज बहुत लो प्राइस ऑफ डॉलर के लिहाज से थी। आज उन एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर आप नया प्लांट लगाएं और नई चीज़ लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बना सकती है। लोग इंडस्ट्री फिर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज हैं वो इस हिसाब से जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रही होती। तो ये चीज़ें जो है अगर वो, लेकिन ये एक इंडिविजुअल यानी ये कलेक्टिवली जो है सारे लोगों को सोचने की बात है। इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उस पर रेगुलेटर्स कुछ काम करते हैं और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी रेगुलेशन क्या है कि कोई कंपनी, जैसे मैं अपनी कंपनी बनाऊँ, लोगों से बेवकूफ़ बना के बातें अच्छी करके करोड़ों रुपए लोगों से ले लूँ और उनको भूल जाऊँ, फिर अगले 10 साल तक कोई डिविडेंड ना दूँ, ना उनसे कोई बात करूँ, तो उनको देखिए उसमें देखिए आप पेनलाइज करने के जो तरीके हैं उसके अंदर भी अल्टीमेटली जो है इन्वेस्टर ही पेनलाइज हो रहा होता है। अच्छा। क्योंकि 4 साल 5 साल तक आप डिविडेंड नहीं देते, आप डिफॉल्टर काउंटर में चले जाते हैं। आप अच्छा, होता है जी बिल्कुल, डिफॉल्टर काउंटर कराची स्टॉक एक्सचेंज में होता है। उसके अलावा और काफ़ी अगर आप देखें तो उसके मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं डिफॉल्टर काउंटर के। लेकिन ये चीज़ भी अल्टीमेटली अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास जो शेयर पड़ा है और वो डिफॉल्टर काउंटर में चला गया तो उसकी वजह से मुझे और नुकसान होता है, क्योंकि उसके बाद अगर कभी मैं शेयर बेचना भी चाहूँ तो मुझसे नहीं बिकेगा। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो आखिरी हरबा रह जाता है दैट इज़
डी लिस्टिंग ऑफ द कंपनी, उसे जो है वहाँ से हटा दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा कंपनी की परफॉर्मेंस इस तरीके से। क्या होता है डी लिस्टिंग के अंदर कंपनी के इन्वेस्टर शेयर, जिसके बाद इन्वेस्टर और हेल्पलेस हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अब उसकी चीज़ की जो कोई प्राइस कोट हो रही थी वो भी मार्केट में कोट नहीं होती, और अगर कहा जाए तो एक चीज़ कचरा हो गई उसकी। तो ये चीज़ भी जो है अल्टीमेटली इन्वेस्टर को ही जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी ने जो है इस किस्म की चीज़ की है और वो कंपनी जानबूझ के डी लिस्ट करवा ली गई, जानबूझ के कोई डी लिस्ट नहीं करवाता, लेकिन मकसद जब लिस्ट कराने के लिए आ जाता है तो कम से कम कोई एक मार्केट में लिस्टिंग लोग चाहते हैं कि उनकी रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शेयर प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जो है लोगों को देनी चाहिए, डिविडेंड कितना पे आउट देना चाहिए, इसके ऊपर हमारी कंपनीज़ का ध्यान नहीं रहता। ये जो मार्केट में हमने गहमा गहमी देखी 2005 से लेके 8 तक, उसमें यही बड़ी बड़ी जो 4-5 गवर्नमेंट की कंपनीज ही हम कह सकते हैं, उन्हीं में ज़्यादा रहा। पीपीएल, पीओएल, ओजीडीसी, हबीब बैंक, एमसीबी भी किसी हद तक, क्योंकि इन्होंने रेगुलरली डिविडेंड्स दिए और इनके कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें उन्होंने ये रियलाइज़ करते हैं कि दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। और अगर इस तरह की कंपनी ना होती तो पता नहीं और कितना बुरा हाल होता। अच्छा, अब ज़रा आइए बॉन्ड मार्केट की तरफ। बॉन्ड मार्केट दुनिया भर में जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ पैसे लगाते हैं बॉन्ड में, कुछ लगाते हैं इसमें। बॉन्ड में एटलीस्ट उनको फिक्स रिटर्न मिलता है। बॉन्ड मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्यों डेवलप नहीं हुई? क्या अभी बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं आपके काउंटर से? देखिए, बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर भी बॉन्ड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर टीएफसी। ठीक है, एक बॉन्ड्स वैसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए कहते हैं, पीआईबीज वगैरह और टी बिल्स वगैरह जो गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए लव इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिसको जो बाहर वर्ड यूज होता है वो हमने उसे यहाँ पर टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की सूरत में कहा जाता है। ठीक है ना जी। उसके इसमें दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर हमारा रिलीजियस फैक्टर है, जिसकी वजह से जो है बॉन्ड मार्केट बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाती। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट से जो हम देख रहे हैं कि एक इस्लामिक जो है लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जब हम टीएफसी या किसी बॉन्ड की बात करते हैं तो लोग उसे इंटरेस्ट समझते हैं और फिक्स समझते हुए उसके अंदर जो है लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर भी कुछ केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़ॉल्ट इश्यूज आए हैं। डिफ़ॉल्ट हो गए जी बिल्कुल। तो उस डिफ़ॉल्ट इश्यूज़ की वजह से भी जो प्राइवेट सेक्टर टीएफसीज़ हैं उन पे भी जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी शेकन है। अब वो काफ़ी जो है मतलब कुछ जेन्युइन रीज़न ज़रूर हो गए, कुछ कंपनीज़ के बाहर भी होता है, जंग बॉन्ड्स हो जाते हैं, अब कंपनीज नहीं दे पाती हालात की वजह से। लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारे यहाँ एक ये नया जो है एक डेवलपमेंट हो रही थी और इसके अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर डिफ़ॉल्ट्स जो है टीएफसीज़ में डिफ़ॉल्ट या जो है पेमेंट के अंदर डिलेज और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जिसकी वजह से फर्दर इसके अंदर जो है डेवलपमेंट होने में जो है कबातें हो रही। लेकिन जो अच्छे ग्रुप्स हैं वो जब पैसा रेस करना होता है और वो अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो उन्हें डेफिनेटली पैसे मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि एंग्रो का जो सर्टिफिकेट आया था वो काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ था। जी, एंग्रो का शुरू में काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, सेकंड स्टेज पे भी काफ़ी उनको जो है पैसे मिले थे। उस ग्रुप की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन मार्केट के अंदर है। लोग जानते हैं कि हमेशा दे हैव फुलफिल देयर कमिटमेंट, नॉट ओनली ऑन दी डेट साइड और बैंकिंग साइड, बल्कि इक्विटी साइड के ऊपर भी वो कंसिस्टेंट रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंट रहे हैं और पे आउट के अंदर भी कंसिस्टेंट रहते हैं। जो चीज़ एज इट इज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है कंपनी होती है उनकी, तो ये चीज़ होती है तो फिर डेफिनेटली पैसे रेस करना भी मुश्किल है। तो अगर दूसरी कंपनीज भी इसी मॉडल को फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से अगर जो है कंपनीज जो अपनी गवर्न करें तो फिर मार्केट में इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड की क्या पोजीशन है यहाँ पे? म्यूचुअल फंड आप जैसे आपने शुरू में कहा कि एक छोटा इन्वेस्टर के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि कंपनी को एनालाइज करे, खरीदे, समझे, तो उसके लिए सेफ बट यही है कि म्यूचुअल फंड खरीद ले। अच्छा, हमने देखे एक्सपर्ट्स बैठे हुए। बदकिस्मती से हमारे म्यूचुअल फंड्स एनआईटी और आईसीपी का रोल कम होने के बाद जो है ये रोल किसी हद तक प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को टेक ओवर कर लेना चाहिए था। अभी तक मैंने फंड्स लॉन्च किए थे काफ़ी। जी, हमने भी काफ़ी फंड जी हाँ वहाँ पर लॉन्च किए थे।
मैं म्यूचुअल फंड के सिलसिले में सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ी सी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो है म्यूचुअल फंड्स ने जो है आए तो सही, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कंपनीज आ गई, काफ़ी कुछ आया, लेकिन इक्विटी साइड पे उनका जो पार्टिसिपेशन रही वो काफ़ी कम रही। अच्छा। ज़्यादा जो है इंटरेस्ट उनका फंड साइज को बढ़ाना यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को बढ़ाने पर रहा, जिसकी वजह और उसके लिए वो जो है ज़्यादातर जो फिक्स इनकम टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्च करते रहे, जिसके अंदर और वो उसकी जो मार्केटिंग भी जो है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस को करते रहे, रिटेल बेस को बहुत कम वो टैप करते रहे। ज़रूरत इस बात की है, देखें इसके अंदर म्यूचुअल फंड का एक बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि मार्केट डेवलपमेंट का एक बड़ा रोल होना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को क्योंकि म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस नहीं है, इसी तरीके से कि एक ज़माने में अगर आप देखें जब ये टेट्रा पैक दूध जो है शुरू में आने से पहले हम देखते थे कि हम सब जो है एक खुला दूध यूज़ करते थे। जब कंपनीज़ ने उसको इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद पहले एक नीड अवेयरनेस क्रिएट की गई, जिसमें लोगों को ये चीज़ बताई गई कि जो टेट्रा पैक दूध जो है वो बेहतर होगा सफाई और हाइजीनिक के लिहाज से कंपेयर टू दी खुला दूध। ये चीज़ लोगों की अवेयरनेस करने के बाद अगले 8-10 साल में हमने देखा कि लोग अब काफ़ी ज़्यादा वो मार्केट डेवलप हो गई है और वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ गए। इस किस्म की चीज़ जो है इस वक्त म्यूचुअल फंड के अंदर करने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में किसी इक्विटी फंड्स के अंदर लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। काफ़ी बड़ी मार्केट है सैलरीड क्लास की, काफ़ी जिनको जो अपनी सेविंग्स जो है अगर और सेविंग हैबिट क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोग अगर सेविंग हैबिट्स क्रिएट करें और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ये चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें कि सेविंग हैबिट्स और इक्विटी बेस अगर जो म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्ट करें और लोगों को ये चीज़ जो है डेवलप की जाए कि भाई ये चीज़ करने से आपके लिए एक रिटायरमेंट पूल जो है आपका बड़ा अच्छा तैयार हो सकता है, जिसके अंदर आपको बड़े अच्छे गेन्स हो सकते हैं और बड़ी ईमानदारी से अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें तो नो डाउट ये मार्केट बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो सकती है। और जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से बाहर इतने लोग जो है मार्केट के अंदर किसी ना किसी वे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना आए बट थ्रू म्यूचुअल फंड आए तो वो मार्केट के लिए भी अच्छा होता है और उसके अंदर मार्केट में भी स्टेबिलिटी होती है और साथ ही साथ उन इन्वेस्टर्स के लिए भी इतना ज़्यादा होमवर्क करने की उनको ज़रूरत नहीं रहती और उनके बिहाफ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और ईमानदार एक्सपर्ट्स, लाखों लोगों के 1-2-3 बड़े एक्सपर्ट मिलकर लाखों लोगों के इन्वेस्टमेंट को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो वो अगर चीज़ करें जो भी तो मेरे ख्याल से, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से हम एज अ कॉम जो है हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस पे जाते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म काम है जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मैं बाहर काफ़ी रहा हूँ, दूसरी दुनिया में लोग कहते हैं कि जैसे अमेरिका की या यूरोप की बात करते हैं कि वहाँ की जो लोगों की ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। यहाँ तो 50-60 साल के बाद लोग कहते हैं कि मरने का वक्त आ गया। 80-90 साल तक लोग जीते हैं, 50-60 तक रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनकी लॉन्ग लाइफ की एक जो वजह बताई जाती है वो ये है कि 18 साल की उम्र से हर आदमी इक्विटी अकाउंट खोलता है, म्यूचुअल फंड में अपना खोलता है और बहुत थोड़े से अमाउंट से। यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट बनाया है ना कि ये जो मार्केट है कैपिटल मार्केट तो सिर्फ अमीरों के लिए है, जब आपके पास 20 लाख रुपया होगा तो जाके आप शेयर खरीदेंगे या म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है। बहुत आप एक पेप्सी कोला का शेयर खरीद के भी बैठ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा। खैर ये चीज़ तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो बैड इंप्रेशन शुरू से बन गया इस मार्केट का, क्योंकि शायद उसमें वो भी कंट्रीब्यूशन था कि जैसे हमने डिस्कस किया कि बड़े बड़े शुगर मिल्स हैं, बीच में उन्होंने बड़े पैसे कमाए जब शुगर की कीमत इतनी गई। उनके बैलेंस शीट्स को आप देख लें, ट्रेमेंडस प्रॉफिट, मगर नो डिविडेंड पे आउट, ना कोई कैपिटल गेन इतना हुआ उसमें। और इसी तरह टेक्सटाइल वालों ने एक ऐसा बैड इंप्रेशन पैदा कर दिया कि लोग इसको एक सीरियसली चीज़ नहीं लेते और स्टॉक मार्केट को जुए से देखिए बात हम सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, मैंने इसीलिए कहा कि उसे अगर प्रॉपर तरीके से चलाया जाए मार्केट को, उन्होंने एक तरीका ढूंढा है एंड दे आर गोइंग इट थ्रू। ज्यादातर उनका 80% जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट प्लान उनका बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं नेगेटिव बातें हम मार्केट के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों ने ये सब किया, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ पॉइंट से कह रहा हूं कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो नहीं, मैं आपसे इस सिलसिले में देखें, मैं आपको एक, आप ये कहते हैं सही है, बहुत सारे शेयर्स
आज बहुत ज़्यादा भाव पे हैं। हम 3-3 हज़ार, में नाम नहीं लेता कंपनीज के, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ही दे देता हूँ तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये के शेयर्स भी हैं और 1,000 रुपये के शेयर्स भी हैं। ये आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले इन प्राइसेस पे नहीं थे, ये इससे बहुत कम प्राइसेस पे थे। मेरे ख्याल से कम 10 टाइम्स से 15 टाइम्स ये इन शेयर्स की प्राइस कम से कम बढ़ी है। ठीक है, जैसे तो 2000 मेरे ख्याल में 98-99 वाला तक टोटल मार्केट आपकी 1000 लेवल पे थी, आज 11.5 पे है। जी बिल्कुल। नहीं तो मार्केट 10 गुना, सिर्फ न सिर्फ ये, बाज स्टॉक के अंदर बाज स्टॉक जो है 100 रुपए के 10 रुपए भी हो गए। ठीक है, तो ये तो मार्केट का एक जो है, समझ लें कि ये मार्केट के साथ एक पार्ट एंड पार्सल चीज़ है। ये चीज़ अगर हम कहते हैं तो बाहर की मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक्स जो है, अगर ये क्राइसिस अगर पिछले दिनों आया है तो $50 का सिटी बैंक जो है $1 का हो गया था। ठीक है जी, $70-80 का बैंक अमेरिका भी जो है $6-7 पे आ गया था, बल्कि अभी भी $5 का है। तो ये चीज़ें तो एक पार्ट एंड पार्सल स्टॉक मार्केट्स के साथ रहती हैं, और समझ इन बातों को जो है ना, उसको अगर हम नेगेटिव लेके अगर बात करेंगे तो फिर लोग ज़ाहिर सी बात है मार्केट से चले जाएंगे। मार्केट नेचुरली सिर्फ एक चीज़ है, मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। छोटे इन्वेस्टर जो है, अगर आप काम करते हैं, एक शेयर लेते हैं और अपना पर्सनली, लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक होमवर्क करें ज़रूर। आपके और मेरे कहने के ऊपर कोई चीज़ शेयर न ले लिए जाएँ। सिर्फ ये देखा जाए कि क्या कंपनी की हिस्ट्री रही है, कौन ग्रुप है, क्या बैलेंस शीट है, किस इंडस्ट्री में है। ये बातें देखना, अगर आप खुद अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने पैसे हैं, आपको अपने पैसों का ख्याल रखना है। अगर वो नहीं कर सकते तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के पास आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आपको जो है इस किस्म की जो है आपके परसेप्शंस हैं वो क्रिएट नहीं होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैं सिर्फ मेरा क्रिटिसिज्म करना मकसद नहीं था मेरा, सिर्फ जैसे आपने टेट्रा पैक की बात की, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी, हम नहीं जानते थे, हम खुला ही दूध, इसीलिए मैंने तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपने दी। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को समझाया जाए कि ये जुआ खाना नहीं है, ये एक बहुत सीरियस इंडस्ट्री है। आपका पैसा डायरेक्ट इंडस्ट्री में लग रहा है, आपके बच्चों को उससे जॉब मिल रही है, और ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है, ये आपके फ्यूचर, आपके बुढ़ापे की तैयारी हो रही है। और जहाँ तक आपने बात की कि एक्सपर्टीज़ की, मैंने जो अमेरिका वगैरह में देखा, वहाँ एक तो है कि ठीक है म्यूचुअल फंड तो दे एग्री, लेकिन एक आम लोगों को मैंने एक चीज़ और भी देखा है, वो कहते हैं द प्रोडक्ट विच वी यूज़ वी बाय द शेयर। अगर उसको आईपॉड पसंद है, आईपॉड का शेयर आएगा, वो फ़ौरन खरीद लेगा, क्योंकि वो कहता है कि जिस दिन मुझे आईपॉड में कोई डिफेक्ट नज़र आया, मैं वो शेयर बेच दूंगा। वो पेप्सी कोला पीता है, ही लाइक्स पेप्सी कोला ओवर कोको कोला, आई विल बाय पेप्सी कोला। कहता है जिस दिन मुझे एक पेप्सी कोला गलत मिल गया ना, उस दिन वो शेयर बेच दूंगा, इसका क्योंकि दैट बैड प्रोडक्ट इंडिकेट्स द टोटल प्रॉब्लम विद वो अपने कल्चर के लिहाज से देखें, तो इसके अंदर भी एक चीज़ ये है कि वो अपने कल्चर के लिहाज से अपना एक होमवर्क जरूर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही करें, ठीक है ना, तो वो उनका अपना एक रिसर्च का तरीका उनका अपना रिसर्च का और कल्चर, उनका एक तरीका है कि वो जो चीज़ प्रोडक्ट वो देखते हैं कि मैं खरीद रहा हूँ और लोग खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बिक रही है, तो इससे इसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। हमारे यहाँ शायद इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी दूसरे तरीके से लोग समझ लें अगर कि ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि कौन सा ग्रुप है। अगर वो ग्रुप कंसिस्टेंट रहा है और ग्रुप बहुत अच्छा रहा है और तो अपने नाम का उसे ख्याल है, तो उसके स्टॉक्स में रहने से आपको कम से कम एक डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन काफ़ी होगी। इसी तरीके से फिर आपको इंडस्ट्री को देखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ है नहीं। सीमेंट, शुगर, बैंक, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र, 7-8 चीज़ें हैं जो जिनके अंदर लोगों को डिसाइड करना है जिनमें से। तो लोग अगर अपने आसपास देखें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो इसके लिए कोई किताबें खोल के ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, एक इन्वेस्टिंग सेंस होनी चाहिए। और अगर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोग अपने दूसरे कामों में होते हैं, बहुत सारी लाइफस्टाइल दूसरा होता है। क्यों बैठे हुए जी नहीं, वो सही बात है, इसीलिए वो जब जी बिल्कुल एडवाइस करते हैं तो वो उनसे पूछकर और उस पर करें। शॉर्ट टर्म चीजों पे नहीं जाए, इन्होंने कहा जी आज ये कल बढ़ जाएगा और मैं ले लूं, ये चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि इस मुल्क में आपकी, फिर हम टेट्रा पैक की मिसाल लेते हैं, हाउ वी क्रिएट द अवेयरनेस एंड हाउ वी एक्सपैंड दिस मार्केट। ये 7-8 लाख रुपए तो लोग तो बिल्कुल जोक है। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से ब्रांच नेटवर्क बढ़ाए थे पिछले दिनों, जो आके मैंने देखे कि यहाँ खुल गया ब्रांच, मैं कहता था ये कुछ भी नहीं है। एक वक्त आएगा कि हर थोड़ा दूर पे एक स्टॉक की मार्केट शॉप हुआ करेगी, लेकिन वो उल्टा हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली गई। अभी तक छोटे शहरों में तो कोई रीच हुआ ही नहीं, गाँव की तो आप बात ही छोड़ दें।
अभी ये 17 करोड़ में आप कैसे पेनिट्रेट करेंगे, कोई आप लोगों के पास प्लान है? देखिए, मेरा ताल्लुक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन मेरी सजेशन जरूर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों के लिए। आप टेट्रा पैक की एग्जांपल ले लें, कलेक्टिवली किसी एक कंपनी ने नहीं किया था। हाँ, वो एक अवेयरनेस क्रिएट की गई थी उस टाइम पे, तो वो कलेक्टिवली इंडस्ट्री के 2-3 लोगों ने या 4 लोगों ने मिलकर एक, जिसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं आता था, सिर्फ एक चीज आती थी कि एक टेट्रा पैक का वर्ड यूज किया जाता था और कहा जाता था कि जी आप टेट्रा पैक यूज करें और उसके साथ चीज। तो इस किस्म की अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है आप मिलके करें, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है। आप अकेले करेंगे, आप कहेंगे कि ये इस कंपनी को बेचने आया है। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये कहें कि इक्विटी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी किस्म का मार्केट आपके लिए अच्छा है। और पूरी दुनिया की मिसाल मौजूद है कि वहाँ 80-90% लोगों के शेयर्स के अकाउंट होते हैं, म्यूचुअल फंड के अकाउंट होते हैं। यहाँ भी सिर्फ 8 लाख लोगों का है, कुछ भी नहीं है। इसको ओवरऑल गांव तक पहुंचना चाहिए हर पाकिस्तानी। लेकिन मेरे ख्याल से शेयर शॉप के बजाय अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये हमारे यहाँ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम है, पोस्ट ऑफिस के जरिए, बैंकों के जरिए बिके। क्योंकि जब ये चीज़ पोस्ट ऑफिस और बैंकों के जरिए जो है, और इसके लिए कोई इतना नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं साहब बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कैपिटल मार्केट पे ये हमारी डिस्कशन आपने सुनी, एक बहुत ही पेसिमिस्टिक सा वो ओवरव्यू हमने किया है। पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट सही मानों में डेवलप ही नहीं हुई। बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी हुई 2005 और 2008 के बीच में, फिर से मंदी आ गई है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं। पूरी दुनिया में जो रिटायरमेंट के लिए लोग 1/3 या 1/2 पैसा भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं और उससे उनके जो है ना रिटायरमेंट बुढ़ापा जो है ना सिक्योर हो जाता है। ये कोई मजाक नहीं होता, कोई खेल नहीं होता, एक बहुत सीरियस इशू है। आपका पैसा डायरेक्ट जाके इंडस्ट्री में लग रहा है और आपका फ्यूचर साथ साथ जो है ना सिक्योर हो रहा है। छोटा बड़ा कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको उसी बेसिस पे रिटर्न मिलेंगे। जैसे मलकानी साहब ने कहा 7-8 अभी हमारे पास ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ बड़ी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और थ्रू मलकानी साहब जैसे लोग या म्यूचुअल फंड के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लॉन्ग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको मेंटल सुकून होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बुढ़ापे में आपको कोई पैसे की परेशानी नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल बिल देने की परेशानी नहीं होगी। और वेस्ट की जो लॉन्गेविटी की बहुत बड़ी वजह बताई जाती है वो ये प्लानिंग है जो वो 18 साल की उम्र से करते हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, इस इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए, इसको गाँव तक पहुँचना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।